नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 6 चैप्टर का है ये और चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। क्लास 7th का साइंस है, विज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवों में श्वसन जो है वो 7वीं क्लास के साइंस का टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ यह हमारे जीवन में उपयोगी कई स्तरों पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 साइंस विज्ञान चैप्टर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। कैसे कोई भी जो जीव होता है वो श्वसन क्रिया संपन्न करता है, सांस लेता है, सांस में क्या लेता है, क्या छोड़ता है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो देखिए इसमें बहुत सारी आपके छोटे क्लास के बुक्स में तो क्या होता है ना कि इसे पहेलियों के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो सबसे पहले 6.1 हमारा कहता है हम श्वसन क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा कहता है कि हम सांस क्यों लेते हैं। यहां से आपको समझना है कि हर एक मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, दिस डैट अलाना फलाना ढिकाना जो भी है, वो सभी चीजें सांस क्यों लेते हैं। श्वसन समझते हो ना, जो हम एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा श्वसन होता है। इसको सांस लेना भी कहते हैं अपने नॉर्मल से लैंग्वेज में। और श्वसन जो है वो एक साइंस की अच्छी सी लैंग्वेज है। तो हम श्वसन क्यों करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है, अध्याय 2 में आपने पढ़ा है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, या एक कोशिकीय जीव हो, या द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो, वो सभी कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं या फिर सेल्स कहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है आपकी पहले से ही। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव का, कोई भी जीव, चाहे हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी हो, उसका सबसे छोटा जो इकाई होता है वो कोशिका ही कहलाता है। और क्रियात्मक इकाई भी इसे ही कहा जाता है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। अब हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे अगर हम मनुष्य को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो आपको पता है कि मनुष्य भोजन तो करता है, पोषण तो करता है, परिवहन भी करता है, उत्सर्जन मतलब कि टॉयलेट वगैरह भी जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हर एक जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो करता है। साइंस में आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा कि जो खाता है फिर वो टॉयलेट जाता है, मतलब निकाल देता है, लेकिन साइंस के माध्यम से तो ये एक प्रकार का विज्ञान है। ये मनुष्य का जो शरीर है ये एक प्रकार का मशीन है। अब आपको पता है कि मशीन की अगर एग्जांपल में ले लें तो हम कोई से भी मशीन में पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हैं तभी तो वो मशीन काम करता है। और फिर उसके अंदर से कचरा भी तो निकलता है, तो वही तो उसका उत्सर्जन है। ऐसे ही हम इंसान जब किसी भी चीज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो जो हम उत्सर्जित करते हैं टॉयलेट के माध्यम से वही तो उसका कचरा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका जो है हमारे शरीर के अंदर, सेल्स जो है जिससे मिलके हमारा शरीर बना होता है, उसको किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए होगा, एनर्जी तो चाहिए होगा। यहाँ तक कि हम खाना खाते, सोते समय, पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप जब भी किसी भी प्रकार के कार्यों को कर रहे हो, चाहे आप सो ही क्यों ना रहो, अपने बेड पे अगर आप सो भी रहे ना तब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका मशीन चालू होता है। आप श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो, उस समय में आपके पेट के अंदर आपके द्वारा किए गए भोजन पच रहे होते हैं। मतलब आप तो सो रहे हो लेकिन आपका शरीर कहीं ना कहीं काम करता रहता है, आपकी दिल की धड़कनें चालू रहती है। और इस कारण से इस समय भी इंसान के शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आ गया कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि मशीन की अगर बात कर लें तो जनरेटर को ले लो, उसमें हम तेल डालते हैं तो वो काम करता है। अब इंसान के अंदर जो ये ऊर्जा है
तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये तो इंसान के अंदर नहीं डाल सकते ना। तो इंसान के शरीर के अंदर ऊर्जा आती कहाँ से है? यह एक सवाल है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता-पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? हम सभी के मम्मी-पापा, खासकर आप लोगों के मम्मी-पापा बार-बार कहते हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, 3 बार खा लो, 4 बार खा लो। ऐसा क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि यही वो तरीका है, यही वो भोज्य पदार्थ है जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त होता है। और सभी जीवों को भोजन से ही, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, सभी जीवों को भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करने होते हैं। और यही जो ऊर्जा है वो श्वसन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। श्वसन कहने का मतलब है जो भी हम श्वास लेते हैं, ये हमें भोजन के द्वारा प्राप्त हुई ऊर्जा के माध्यम से ही हो पाता है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। क्या करते हैं? हम जब भी श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के तरीकों में क्या है कि सबसे पहले हम जो हमारे वातावरण में हवा है, उसको हम नाक के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है और फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये तो हमारा प्रतिदिन का काम है कि हम पहले श्वास लेते हैं, फिर श्वास को छोड़ देते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम किसी प्रकार के गैस को अंदर ले जाते हैं, जो वायुमंडल में हमारे मौजूद है, जब हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। लेकिन जब यही वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हमारा शरीर वहाँ के मतलब जैसे ही वायु अंदर गया तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है, मतलब इसमें ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों और अंततः प्रत्येक कोशिकाओं में चली जाती है। जैसे ही हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, यह शरीर के अंदर जाते ही शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है और शरीर के अंदर मौजूद करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। मतलब कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने में यही ऑक्सीजन जो है वो सहायक होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, कोशिका में भोजन के विखंडन के समय ऊर्जा जो है वो रिलीज होता है, मुक्त होता है, और इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता ही होता है, चाहे वो मनुष्य हो, हाथी, घोड़ा, कुछ भी हो। जो जीव है उसके कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन होता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है, इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिएगा, एक नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण है, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है और यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा रिलीज होती है। आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव जो हैं वो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। बड़ा ही खतरनाक सवाल आ गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो हवा के बिना भी जिंदा रह लेते हैं, जैसे यीस्ट है। अब यीस्ट एक ऐसा जीव है जिसे हवा की जरूरत ही नहीं है, ये बिना हवा के भी जिंदा रह जाता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? अवायवीय जीव भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, इसे समझ लीजिए कि ईस्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसका उपयोग आपको आगे के क्लासों में भी करना है। यह क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है और यीस्ट जो है वो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और जब यह श्वसन करते हैं तो इसी प्रक्रिया के समय
अल्कोहल का निर्माण होता है, जिस शराब, दारू, वाइन का उपयोग पूरी दुनिया करती है और इसी के उपयोग से शराब और बियर बनाने के काम में इसको लाया जाता है। यीस्ट जो है इसी के माध्यम से शराब और बियर इत्यादि बनाए जाते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि यीस्ट की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है। अब ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाया? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को मुक्त करता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। पेशीय कोशिका समझते हैं? हमारे ये सब जो है वो पेशीय कोशिकाएं हैं और ये थोड़े समय तक ही कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक कोई भी कोशिका जो है वो अवायवीय प्रक्रम में नहीं रह सकता है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने या फिर तेजी से दौड़ने या कई घंटे टहलने या फिर साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए आपको पता है कि अधिक ऊर्जा लगता है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो कौन करता है? सीमित होता है, मतलब बहुत ही लिमिटेड होता है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं जो होती है वो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की जो आंतरिक डिमांड होती है, जो अंदर में उसकी जरूरत होती है, उसको पूरा करता है। आपने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने या बहुत तेज दौड़ लेने या बहुत भारी वजन उठाने के बाद आपकी जो पेशियां होती है हाथ पैर की, उसमें ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है? ऐसा क्यों? तो ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। अवायवीय रूप मतलब कि जब ऑक्सीजन की मात्रा इंटरनल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमारी पेशियां भी अवायवीय श्वसन करती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि पेशियों में ऐंठन या दर्द फिर होने लगता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। पानी जो होता है, गर्म पानी की अगर हम बात कर लें तो गर्म पानी से स्नान करके हमारा शरीर को मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या होता है कि जब पेशीय अवायवीय रूप से श्वसन करने लगता है आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो ऐसे में इन सभी पेशियों में ऐंठन फील होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है। लेकिन यदि आप गर्म पानी वगैरह से स्नान कर लेते हो तो वापस आपके इन ऐंठनों में आराम महसूस होने लगता है, आराम फील होने लगता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, गर्म जल जो होता है उससे स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो तेज हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशीय कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, उसमें ऑक्सीजन जाने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। अब हम 6.2 श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएंगे? कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि आप उस समय को नोट कीजिए जब आपकी सांस को रोके रख सके। मतलब कुछ देर के लिए आप घड़ी को देख लो और सांस रोक के देखो कि आप कितने देर तक अपने सांस को रोक कर रख सकते हो। लेकिन क्या होगा जब आप एब्जॉर्ब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिना सांस लिए अधिक देर तक आप जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा देर तक अगर आपने सांस रोक लिया तो आप मर ही जाएंगे। समृद्ध वायु का अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप सांस के माध्यम से वायु को अंदर लेते हैं या फिर रिलीज करते हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है और ये सारे नाम जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप एग्जाम के लिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह एक सतत प्रक्रम है। सतत मतलब लगातार चलने वाला प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके जीवन में चलता रहता है।
व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसका श्वसन दर कहलाता है। 1 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वसन दर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास को लेता है वह उसका श्वसन दर कहलाता है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों एक साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप सभी अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं? तो देख लीजिए, आप 1 मिनट में जितना बार सांस लेते हैं वही आपका श्वसन दर कहलाता है। तो आप ये अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। सारणी 6.1 में आपको विभिन्न परिस्थितियों के श्वसन दर में परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। जैसे कि आप अपने क्लास के सहपाठियों का नाम लिखें, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें पर आपको स्वयं का करना है। समान अवस्था में आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट तक घड़ी के साथ तेज तेज चलना है और उसके बाद आपको देखना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। 100 मीटर दौड़ने के बाद आपको फिर क्या करना है, 100 मीटर का दौड़ लगाना है और फिर आपके सांस की गति को एब्जॉर्ब करके यहाँ रखना है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है, विश्राम जैसे करते हैं लोग, सोए रहते हैं। उस अवस्था में आपके सांसों की जो संख्या है 1 मिनट में लेने की, वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। यह एक प्रकार का क्रियाकलाप है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब इस चैप्टर में 6.3 जो है वो भी महत्वपूर्ण है। हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि को जानते हैं। सामान्यतः हम अपने नथुने अर्थात नाक के माध्यम से वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। आपको मैं आगे के इमेज में बताऊंगा कि ये कैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े तक पहुंच जाती है। फेफड़े में वृक्ष गुहा में स्थित ये जो प्रक्रिया होती है, वृक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। यह एक बड़ी पेशीय परत होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डायफ्राम किसे कहते हैं। अब देखिए, ऊपर मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाता हूं कि कैसे हमारे शरीर के अंदर सांस की प्रक्रिया पूरी होती है। मैंने इसे थोड़ा छोटा सा कर दिया है। अब देखिए, ये पूरा इमेज आपको दिख रहा होगा। ये नासा गुहा है, मुख्य गुहा है जिससे नाक के माध्यम से एयर अंदर जाता है। ग्रसनी है, श्वास नली है, फेफड़ा है, पसलियां हैं जहाँ पे ये हवा अंदर आता है और यहाँ पे जो ये जमा होता है इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और ये फेफड़ा है, आहार प्रदान करता है डायफ्राम के माध्यम से। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, दोनों इसमें जुड़े होते हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारे वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है, मतलब उसके अंदर के जगह को, स्पेस को बढ़ा देता है और वायु फेफड़े में आ जाता है। फिर जो क्या होता है, हवा जो है वो फेफड़े के अंदर आ जाता है, फेफड़ा वायु से भर जाता है। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वृक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, उसके अंदर की जगह कम हो जाते हैं और इसी कारण वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज कर दिया है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि वायु जो है यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है और पसली से बाहर की ओर गति कर रहा है। मतलब यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ डायफ्राम के नीचे तक, उसके बाद इस सब से ये बाहर होके रिलीज हो रहा है। तो ये जो है वो अंतः श्वसन है। और उच्छ्वसन जो है, क्या होता है कि जब ये एब्जॉर्ब किया हुआ वायु जब बाहर रिलीज होने लगता है तो इसे बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इसे हम उच्छ्वसन के नाम से जानते हैं। 6.2 में एक क्रियाकलाप आपको फिर से दिया गया है जहां पे आपको सहपाठियों का नाम लेना है और उनके इसी उच्छ्वसन की प्रक्रिया को करके देखना है कि वो कितने देर तक, कितने मिनट में कितनी बार इस चीजों को करते हैं। अब मुख्य रूप से जो हमारा पॉइंट है, क्रियाकलाप के अलावा और भी बहुत सारे क्रियाकलाप आपके बुक में दिए गए हैं, लेकिन आपको उन सभी क्रियाकलापों को ध्यान नहीं देना है।
आप चाहे तो क्रियाकलाप को करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता देता हूँ। 6.4 जो है, हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं? जब हम श्वास को छोड़ते हैं, तो उससे हमारे शरीर से बाहर क्या आता है? कोई पतली स्वच्छ परख नली आपको लेना है जिसमें कॉर्क लगा हुआ हो। यदि परख नली उपलब्ध न है तो आप कांच के कुछ वस्तु ले सकते हैं, कांच के या प्लास्टिक की बोतल वगैरह को ले सकते हैं। उस परख नली में आपको थोड़ा सा ताजा बना हुआ चूने का पानी डाल देना है। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में बिल्कुल डूब जाए। जब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे-धीरे चूने का पानी में फूंक मारना है, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? तो आप इसमें बताया गया है कि अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर आप इसे समझ सकते हैं। आपको पता है कि वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं तो वो गैसों का मिश्रण ही तो होता है। अलग-अलग गैसों के मिश्रण के ही माध्यम से ये होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हम उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं, मतलब बाहर रिलीज करते हैं, उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं, मतलब कि और सारे गैसों को भी बाहर रिलीज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप दर्पण के आगे उच्छ्वसन छोड़ते हैं। जब आप शीशे के सामने सांस को छोड़ोगे तो सांस जो शीशा है वो धुंधला-धुंधला भाप से भर जाता है, तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण होता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है मुंह के अंदर, सांस के अंदर, इसी कारण से होता है। तो जल के ये बिंदु कहाँ से आते हैं? अर्थात सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते, इसके साथ और भी चीजें हमारे सांस के बाहर आते हैं। 6.5 कहता है अन्य वस्तुओं में श्वसन, मतलब और कौन-कौन सी चीजें हैं जो श्वसन करते हैं? तो देखिए हाथी है, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप और पक्षियां, ये सभी जंतुओं में वृक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति ही फेफड़े होते हैं, डायफ्राम होते हैं, जहां पे वो सांसों की क्रिया को संपन्न करते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इसके भी मनुष्यों की फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? तो आइए हम इसी के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले हम कॉकरोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र जो हैं, वो श्वास रंध्र कहलाते हैं। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण कि श्वास रंध्र किसे कहते हैं? तो यही छोटे-छोटे जो छेद होते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियां का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या फिर वातक कहलाता है। ये हमने किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर बात किया था। अब हम एक बार केचुआ की बात कर लेते हैं। कक्षा 6 और अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, अपने स्किन से श्वसन करते हैं। केचुओं की त्वचा जो है वो स्पर्श करने पर आर्द्र और स्लेमी प्रतीत होता है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति ही फेफड़े होते हैं, तथापि वो भी त्वचा से ही श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और असंलयनीय होता है। तो हम अभी फिलहाल ऐसे-ऐसे जीवों की बात कर रहे थे जो बाहर की ओर, मतलब धरती पे मनुष्यों की तरह श्वास ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं हमारे यहाँ जो जल में श्वसन करते हैं। पानी के अंदर भी वो श्वास ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो पानी के अंदर श्वास नहीं ले सकता ना, वो तो डूब के मर ही जाएगा। वो तो मतलब खत्म हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे जीव के बारे में बात कर लेते हैं जो पानी के अंदर भी श्वास लेते हैं। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप पानी में सांस ले लीजिएगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि हम नहीं ले पाएंगे। जीवित और अगर आप उस पानी के अंदर डूब रहे हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ अनेक ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं और वो जल में श्वसन भी करते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा था मछलियों के क्लूम और गिल के बारे में, जहाँ पे आपने उसके गलफर्रों से जुड़ी जानकारियों के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता वो कैसे पूरी करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और ये किसके अंदर होता है? अक्सर जलीय जीव के अंदर होता है। क्लोम जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा क्लोम किस प्रकार से श्वसन में सहायता करता है, तो क्लोन में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता उत्पन्न करता है, इसलिए मछली श्वसन लेने के लिए पानी में कंफर्टेबल होती है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पादप का मतलब है पेड़ पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप में भी जीवित रहने के लिए श्वसन होता है। जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप के प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है। क्या होता है कि पेड़ पौधे भी जो है वो हवा के माध्यम से डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म जीव के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं को रंध्र कहा जाता है। एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मूल मृदा से वायु अवशोषित कैसे किया जाता है, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, वो कैसे वायुमंडल से हवा को ग्रहण करता है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे लगभग लगभग चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब हम प्रमुख शब्द की तरफ देख लेते हैं। देखिए वायवीय श्वसन के बारे में बता दिया गया आपको, अवायवीय श्वसन के बारे में बता दिया गया है, श्वसन दर के बारे में बता दिया गया है, कोशिकीय श्वसन के बारे में बताया गया है, डायफ्राम के बारे में बताया गया है, उच्छ्वसन के बारे में बताया गया है, क्लोम और फेफड़े के बारे में बताया गया है, श्वसन नली, अंतः श्वसन, श्वास रंध्र, श्वास प्रणाल, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे अभी इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपने क्या सीखा, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इसमें आपने क्या सीखा, इन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। यह काफी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ इसके अलावा अभ्यास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं, जिन प्रश्न उत्तरों का जवाब आपको अपने कॉपी में करना है। और यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे सारा चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था और चैप्टर के अंदर के महत्वपूर्ण पॉइंटों को बहुत ही सही तरीके से समझा दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आप हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।